खबर और ब्रेक होती है कल, और वो ये कि इंडिया ने अपने जहाजों को सुरक्षित मंगाने के लिए, ये एक रॉयटर पर एक्सक्लूसिव हुआ और कहा कि इसके लिए भारत ने मतलब ईरान के साथ कुछ डील की थी, और वो डील ये थी कि भारत ईरान के 3 जहाज जो सीज किए हुए हैं उन्हें छोड़ेगा। यह खबर जब बाहर आती है कि ईरान ने इंडिया को 3 टैंकर जो इंडिया ने कभी उसके पकड़े थे उन्हें छोड़ने की कहा है, तो यह अपने आप में एक भारत के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है कि इसका मतलब भारत ने एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात करी कि ईरान वालों तुम हमारा जहाज आने दो, हम तुम्हारे जहाज छोड़ देंगे। यह खबर जब बाहर आने लगी तो फिर से बात हुई कि क्या इंडिया की कूटनीति केवल सामान के बदले सामान की ही है, सवाल सरकार से पूछे जाने शुरू हुए। लेकिन कौन से जहाज थे जो इंडिया ने पकड़े हुए थे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो असल में 17 फरवरी को एक न्यूज आई थी कि भारत ने 3 ऐसे प्रतिबंधित जहाज पकड़े जो अमेरिका ने प्रतिबंधित किए हुए थे, ईरान के जहाज। ओके, यह खबर बनकर के आने लगी थी कि ऑयल टैंकर्स भारत ने पकड़े हैं ऑफ ईरान के, मतलब कि इस तरह से नाम आने लगा था, लिंक टू ईरान के नाम से आने लगा था। ओके साहब, इन जहाजों के नाम थे स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल जफरिया। ये 3 जहाज थे जो कि तेल ले जाने का काम कर रहे थे। कहां से कहां ले जा रहे थे, तो बोले ये एक तरह से शैडो फ्लीट थे ईरान की, ईरान का तेल ले जाकर दुनिया भर के देशों में बेच रहे थे। इसको भारत ने पकड़ लिया अमेरिका के कहने पर, और हमने अपने वाटर से जब ये गुजर रहे थे तो इन्हें पकड़ा था। ठीक है साहब, लेकिन जब फाउंडेशन ऑफ डिफेंस डेमोक्रेसीज नाम की एफडीडी संस्था ने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पाया कि यूएई के अंदर, मतलब दुबई के अंदर एक जुगविंदर सिंह ब्रार नाम का इंडियन व्यक्ति है जो 30 टैंकर की एक फ्लीट मैनेज करता है। मतलब उसके पास 30 टैंकर हैं, जहाजों के 30 टैंकर जहाज हैं। वो इन टैंकर्स की मदद से दुनिया भर में ईरान का तेल बेचता है, क्योंकि ईरान पर तो प्रतिबंध है, ईरान का तेल बिक नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है। तो उसने अपने जहाज पानी में उतार रखे हैं, ईरान का तेल भरता है और दुनिया भर में बेचता है। अमेरिका ने यह पकड़ लिया कि देखो ये वो जहाज है जो ईरान का तेल बेचता है। तो भारत को बोला कि आप इन 3 टैंकर्स को पकड़ो। तो भारत ने उन 3 टैंकर्स को पकड़ लिया जिस पर ईरान का फ्लैग लगा बताया गया। यह बात अमेरिका में फरवरी के अंदर काफी उठी कि साहब बढ़िया, भारत ने एक एक्शन लिया है, और यह एक्शन उसकी जो ईरान की डार्क फ्लीट है उसको पकड़ने के लिए लिया है। भारत के तटरक्षक बलों के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। यह खबर भारत में भी बड़ी बनकर खबर आई थी कि भारत ने 3 शैडो फ्लीट के टैंकर्स पकड़ लिए हैं, और यह भारत के द्वारा अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसके बाद उठाया गया एक कड़ा कदम है ईरान के खिलाफ। अच्छा, कहा गया कि ईरान अब उन्हीं टैंकर्स की रिहाई चाहता है कि आप उन्हें छोड़ो तो हम आपके लिए आपके टैंकर्स आने देंगे, ऐसा खबर निकल कर आई। खबर यह भी आई कि तेहरान ने भारत से दवाइयां भी मांगी हैं कि आप हमें दवाइयां भेजो, यह खबर भी निकलकर आना शुरू हुई। ठीक है साहब, क्या वाकई में ऐसी कुछ शर्तें थी? तो भारत सरकार ने इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई भी शर्त भारत ने ईरान की नहीं मानी, और ना ही ईरान ने भारत के साथ ऐसी कोई शर्त रखी। भारत के साथ ऐसा कोई भी प्रकार का डील नहीं हुआ है, 3 वेसल्स की कोई भी बात नहीं हुई है। बाकायदा ईरान इन इंडिया जो है, ईरान का जो ऑफिस है, उसने भी इस बात का खंडन किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है कि हमारी कोई भी डील हुई है जिसमें हमने वेसल्स के बदले वेसल छोड़ने की बात की हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका स्पष्टीकरण दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि वो जहाज तो ईरानियन थे ही नहीं, वो जहाज तो यूएई के अंदर से ऑपरेट हो रहे थे, कोई भारतीय व्यक्ति उन्हें ऑपरेट कर रहा था, तो उसकी डील की बात आती कहां से है? तो अब हो सकता है कि भारत ने उन्हें ईरानियन माना ही नहीं। जब माना ही नहीं तो फिर ईरान के जहाज के नाम पर अगर छोड़ भी दिया उन्हें, तो वो तो भारत की कंपनी के जहाज थे, भारत ने छोड़ दिए, तो ईरान का कोई दबाव भी नहीं हुआ। जो भी है, कुल मिलाकर के हमने इसका ऑफिशियली खंडन कर दिया। लेकिन विदेश मंत्री इन दिनों यूरोप की यात्रा पर हैं, और हमेशा की तरह जब विदेश मंत्री कूटनीतिक दबाव को मैनेज कर जाते हैं तब उनकी चर्चाएं फिर से होने लगती हैं। जैसे रशिया यूक्रेन जब हो रहा था उस समय पर जयशंकर साहब के द्वारा रशियन तेल खरीद कर जब जब यूरोप की यात्राएं की गई थी तो उनसे सवाल पूछे जाते थे कि आपको क्या लगता है कि भारत तेल खरीद कर क्या इस युद्ध में लोगों की जान नहीं ले रहा है?
तो तब भी जयशंकर साहब कहते थे कि भाई हम तेल खरीदते हैं तो दुनिया में तेल की कीमत स्थिर रहती है। एस जयशंकर साहब इस बार भी हैं वहां पर, तो फिर भी इनसे यही सवाल होने थे कि साहब क्या आपको नहीं लगता भारत फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आने देकर ईरान को मजबूत कर रहा है? क्या ईरान की पावर को भारत नहीं मान रहा है? क्या भारत अमेरिका के आह्वान की जगह ईरान के साथ चला गया है क्या? ये सवाल होने थे। भारत के विदेश मंत्री वहां पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर ईरान के साथ बातचीत कर रहा हूं और उसके नतीजे हमें मिलने लगे हैं, और हमने भारतीय झंडे वाले जहाजों को गुजरने के लिए अभी कोई स्थायी समझौता नहीं किया है कि हमें ईरान को इसके बदले कुछ देना पड़े। हम अपनी तरफ से अपने काम को कर रहे हैं। आपने इस जानकारी को यहां पर साझा किया और कहा कि आप यह ना समझें कि भारत ही है जो केवल उनके साथ बातचीत कर रहा है। उनके अनुसार फ्रांस और इटली जैसे उन यूरोपीय देश भी उसमें शामिल हैं जो दोबारा शुरू होने के लिए, यानी कि हॉर्मुज के रास्ते माल वापस बाहर निकल पाए, उसके लिए तेहरान के साथ लगातार बातचीत में लगे हुए हैं। तो जयशंकर साहब ने ब्रसेल्स में इस बात को कहा, बेल्जियम की राजधानी में यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत करते समय, कि तमाम नेताओं के साथ बातचीत करते समय यह कहा कि आप फिर से यह मत कहिएगा हम बातचीत में लगे हैं, हम अपना तेल वहां से निकलवा के लाने में कामयाब हुए हैं। और केवल हम ही नहीं, आप में से भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, तो भारत पर इसका दबाव ना बनाया जाए। ठीक है साहब, तो साहब भारत की तरफ से यहां पर बातचीत रख दी गई। लेकिन एक बड़ी बातचीत यहां पर यह हुई कि जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी रायसीना डायलॉग में आए भी थे एज ए स्पीकर, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसके अंदर अब युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध विराम में भारत भूमिका निभा सकता है। मतलब यूरोप अब भारत को मध्यस्थ के रूप में देख रहा है। और वो बकायदा जयशंकर साहब का नाम उन्होंने इस बात के लिए लिया कि जब जयशंकर साहब ने इस पूरी स्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जहाज वहां से पार करवा लिए, इसका मतलब भारत अमेरिका से रशियन तेल खरीदने के लिए मनवा लिया और दूसरा ईरान से अपने जहाज निकलवा लिया। दोनों के साथ भारत पार्टी नहीं, दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे, तो भारत को मध्यस्थ बनना चाहिए इस युद्ध को रुकवाने में। कौन कह रहा है? फिनलैंड के प्रेसिडेंट के द्वारा यह बात यहां पर रखी गई। ठीक है साहब, तो जहां तक रही बात इसकी कि दुनिया कैसे ले रही है, वो हमने बता दिया। क्या भारत ने शर्तें मानी? ऐसा कोई बात नहीं था। क्या भारत ने अपने नेवी के जहाज भेजे? तो उसका जवाब यह था कि भारत अपने ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स, स्वाभाविक सी बात है ना, इतनी मेहनत से आप कूटनीति से लगाकर ला रहे हो, उधर से समुद्री लुटेरे आए और इन जहाजों पर बैठे हुए जो हमारे नाविक हैं उनको बंधक बनाकर और जहाज को मोड़ के अपनी तरफ ले जाएं, तो फिर एक अलग युद्ध लड़ना पड़े कि साहब हमारा जहाज छोड़ दो। तो ऐसे में भारत ने गल्फ ऑफ मतलब आदेन के अंदर अपनी तरफ से ऑपरेशन संकल्प को चलाते हुए ये तमाम कार्यों को किया हुआ है। ठीक है साहब, सुरक्षित किया हुआ है। और भारत लगातार अपने जो लोग फंसे हुए हैं इन पश्चिम एशिया के देशों में, उनको लगातार निकालने के प्रयास में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इन बातों को कहा गया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम अपने सिटीजन्स को जो ईरान के साथ बॉर्डर पर टच हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान में, उन्हें निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये तो रहे तेल समाचार। अब इनके समाचार यानी ट्रंप समाचार भी जान लीजिए। ट्रंप समाचार ये है कि युद्ध का चूंकि 18वां दिन चल रहा है और अमेरिका लगभग फंस चुका है, तो ट्रंप कल अपीयर हुए थे। कल हमने जानकारी भी दी थी कि साहब ट्रंप ने खुद दुनिया भर के देशों से हेल्प मांगी है, कोई हेल्प देने नहीं आ रहा है। कल भी मैंने ये सेशन किया था कि कनाडा मना कर चुका है, नाटो कंट्रीज मना कर चुके हैं। तो ट्रंप इस बात पर प्रतिक्रिया देने बाहर आए थे। उनसे पूछा गया कि साहब क्या ये जंग 1-2 हफ्ते में खत्म हो सकती है क्या? ये तमाम प्रकार के प्रश्न थे। तो उन्होंने कहा कि जल्द ही खत्म होगी, लेकिन कितना समय लगेगा ये तो नहीं पता। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस बड़े बड़े विशेषज्ञों में से किसी ने यह नहीं सोचा था कि ईरान उन देशों पर हमला करेगा जो युद्ध में शरीक नहीं है। कुल मिलाकर के ये फिर से उन पश्चिम एशिया के देश कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सबको उकसाने का प्रयास कर रहे थे, यूएई, सऊदी, कि तुम काहे नहीं मारते? मैंने तो युद्ध इसलिए शुरू करवाया था कि एक बार तुम लोगों पर जब गोले आके गिरने शुरू होंगे, तुम खुद की सुरक्षा के लिए ईरान को मारने निकलोगे। तुम नहीं निकल रहे, इस बात का इन्हें दुख है। ट्रंप अपनी तरफ से खूब भड़ास निकले। इनसे पूछा गया कि सर आपको लगता है कि युद्ध खत्म हो जाएगा इस हफ्ते? बोले सोचता हूं पर पता नहीं कि कब खत्म होगा। बड़ी ही अनसर्टेनिटी की स्थिति में थे। एक बड़ा ही बचकाना बयान दिया। इन्होंने कहा कि मैंने अपने कई फॉर्मर प्रेसिडेंट्स से बात की। उन्होंने कहा कि वाह ट्रंप, तुमने वो कर दिखाया जो हम करना चाहते थे।
क्या करना चाहते थे? अमेरिका ईरान पर गोला मारना चाहता था। मुझे तारीफ मिली तो लोगों ने पूछा सर किसने करी? बाइडेन ने करी, बुश ने करी, क्लिंटन ने करी, ओबामा ने करी, किसने? बोले नहीं नहीं नाम नहीं बताऊंगा। तो ये खुद की मर्जी से न्यूज बनाए कि मुझे पूर्व राष्ट्रपतियों ने शाबाशी दी है, लेकिन ऐसा कुछ निकलकर नहीं आया। सवाल पूछे गए लेकिन इन सभी चीजों के अंदर मना होता गया। कोई बात नहीं साहब। इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि ओसामा बिन लादेन एक बार अमेरिका पर हमला करेगा। मुझे पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये लोग वेपन बनाएंगे। ये लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, इन लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से ईरान वाले एक बड़ा चेस का गेम खेल रहे हैं। इट्स ए वेरी हाई लेवल चांस, द हाईएस्ट। आई एम डीलिंग विद वेरी स्मार्ट प्लेयर्स, दीज आर स्मार्ट पीपल, दे डोंट गेट दीज अदरवाइज। व्हेन यू डील विद सम ऑफ दीज पीपल यू नो who you are dealing with, high level intellect, high very high IQ people। क्योंकि इन्हें लगा था कि इतनी मार कुटाई खाने के बाद वो लोग सरेंडर करने की स्थिति में आ जाएंगे कि सर अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब आप रहने दीजिए, आपको जो करना है करने दीजिए। लेकिन उन्होंने अमेरिका को वहां घेर कर मारा जहां पानी कम था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्हें लगा था कि नाटो के अन्य सहयोगी इस बात के लिए आगे आएंगे कि अमेरिका युद्ध में गया है तो चलो हम चलते हैं। अमेरिका यह भूल गया था कि नाटो का जो अनुच्छेद 5 है उसके अंदर यह लिखा गया है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो हम सब साथ आएंगे, ना कि यह कि कोई देश दूसरे देश पर हमला करने जाएगा तो हम सब साथ जाएंगे। दोनों में अंतर है। ट्रंप इस गलतफहमी में रह गए तो इन्होंने नाटो की दुहाई दे डाली और इन्होंने कहा कि दुनिया के देशों ने, नाटो के कंट्रीज ने जो इतनी कम सहयोग देकर के नाटो को सरवाइव करा रहे हैं, अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है। मैं तो पहले कहता ही था कि एक दिन अमेरिका को यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि नाटो में अमेरिका औरों की मदद करता है या अमेरिका की ये लोग मदद करते हैं। मैंने दिखा दिया कि अमेरिका की कोई मदद नहीं करता। अबे हर बार तुम युद्ध करने जाते हो, कोई यूरोपियन देश युद्ध करने नहीं जाता है। हर बार तुम युद्ध में घुस जाते हो और तो और तुम उनको लूट लेते हो। खैर, इसका भाई साहब खूब गजब तरीके से मीम बना, खूब बढ़िया तरीके से इसके रील्स बने। सबसे जब ये मदद मांग रहे हैं कोई मदद नहीं दे रहा है। और तो और जेलेंस्की के नाम पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जेलेंस्की इनके मजे लेते हुए दिखाई देते हैं कि साहब रहने दो डोनाल्ड, आपकी हम कोई मदद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के अमेरिका क्यों यह काम शुरू किया इसके अब जवाब देने की स्थिति में नहीं है।